आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। युद्ध के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है। इसे यूं समझिए कि सप्लाई चेन टूटने से देश में चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तेल की आपूर्ति में कमी होना, जिससे परिवहन और लॉजिस्टिक की समस्याएं बढ़ रही है। तो ऐसे में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस महंगाई से कैसे निपटा जाए। बढ़ती महंगाई ने लोगों के बजट पर कितना असर डाला है? अगर ये स्थितियां लंबे खींची तो लोगों की तैयारियां क्या है? साथ ही सरकार को और क्या करने की जरूरत है जिससे जनजीवन सुचारू चल सके, और किन किन उपायों के जरिए हम अपने दैनिक रोजमर्रा की जरूरतों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम जनता से कुछ सवाल पूछने सर्वे में पहुंचे। जनता ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो बता देते हैं और उसके बाद खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए, बढ़ती महंगाई से आपके बजट पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला सवाल, जरूरी चीजें भी कम कर दी है 31% लोगों का ये कहना है। सबसे पहला सवाल है कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो बजट पर क्या इसका असर पड़ने वाला है। मनोरंजन दिखावे के खर्च बंद कर दिए जाए, 29% लोगों का ये कहना है। कर्ज या बचत का सहारा लिया जाए, 18% लोगों का यह कहना है। और कोई खास असर नहीं पड़ा, 22% लोगों का यह कहना है। तो बढ़ती महंगाई से आपके बजट पर क्या असर पड़ने वाला है? जरूरी चीजें भी कम कर दी जाए, 31% लोग इस फेवर में नजर आए। मनोरंजन दिखावे के खर्च बंद कर दिए जाए, 29% जो लोग हैं वो इस फेवर में नजर आए हैं। साथ ही कर्ज या बचत का सहारा लिया जाए, 18% लोग जो हैं वो इस फेवर में नजर आए। साथ ही कोई खास असर नहीं पड़ा है, 22% लोग इस फेवर में नजर आए हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल की राशनिंग और महंगी सीएनजी का सामना कैसे कर रहे हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपना लिया है, 30% लोगों ने ये कहा कि यानी कि पेट्रोल और सीएनजी जो महंगी हो रही है उसका ऑल्टरनेट लोगों ने क्या सोचा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपना लिया है 30% लोगों ने। वाहन का प्रयोग बेहद सीमित कर दिया है 31% लोगों ने। साथ ही महंगे दाम पर भी खरीद रहे हैं, 29% लोगों का यह कहना है। और साथ ही कारपूल या वाहन शेयर कर रहे हैं, 10% लोगों का यह कहना है। यानी कि जो दाम पेट्रोल डीजल के बढ़े हैं, सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है हाल ही, तो उसे लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है यानी कि दूसरा विकल्प लोग क्या देख रहे हैं, वो सवाल हमने पूछा था। तो लोगों का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपना लिया गया है और लिमिटेड उपयोग जो है वो वाहन का कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे का तीसरा सवाल, आने वाले समय में सबसे बड़ा डर या सबसे बड़ी चिंता क्या है? राशन दवा की भारी किल्लत, 12% लोगों का यह कहना है। नौकरी या रोजगार का जाना, 37% लोगों का यह कहना है। जमा पूंजी का पूरी तरह खत्म होना, 24% लोगों का यह कहना है। और युद्ध का लंबे समय तक खिंचना, 27% लोगों का यह कहना है। तो तीसरा सवाल कि अगर आने वाले समय में सबसे बड़ा डर क्या है, सबसे बड़ी चिंता क्या है, तो ये लोगों का कहना है राशन दवा की भारी किल्लत हो सकती है, नौकरी या रोजगार का जाना यानी कि लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, युद्ध का लंबे समय तक खिंचना, युद्ध जो अभी जारी है मिडिल ईस्ट में वो खिंच सकता है, साथ ही जमा पूंजी जो है यानी कि जो डिपॉजिट्स है वो खर्च होना। आगे बढ़ते हैं। सरकार को तुरंत क्या करना चाहिए, ये चौथा सवाल है। सबसे पहला, टैक्स घटाकर राहत देनी चाहिए, 26% लोगों ने यह कहा है। जमाखोरी कालाबाजारी रोके, 30% लोगों का यह कहना है। साथ ही गरीबों को मुफ्त राशन दे, 15% लोगों का यह कहना है। और युद्ध रोकने के प्रयास करें, 29% लोगों का यह कहना है, क्योंकि ये जो संकट है ये युद्ध की वजह से आया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बताते हैं आपको कि पांचवा सवाल क्या रहा सर्वे का, आने वाले आर्थिक संकट से निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है, ये पांचवा सवाल। और केवल नकदी बचा कर रख रहे हैं, 15% लोगों ने यह कहा है। क्या क्या ऑप्शंस लेकर के लोग चल रहे हैं ये उनकी राय है। सोने या सुरक्षित संपत्तियों में निवेश, ये 5% लोगों का कहना है। साथ ही अतिरिक्त कमाई के साधन ढूंढ रहे हैं, यानी कि अभी जो एक इनकम चल रही है पैरेलली उसके साथ साथ क्या इनकम चल सकती है या इनकम हो सकती है उसके बारे में लोग सोच रहे हैं। और कोई तैयारी नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है, यानी कि अभी तक लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। 44% जो लोग हैं वो इस फेवर में नजर आए हैं।
तो साथ ही अब लोग किस तरीके से इस सिचुएशन से निपटेंगे, आधे से ज्यादा लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नजर आ रहे हैं। साथ ही सर्वे जो हुआ है उसमें लोगों का ये कहना है कि कई विकल्प हैं, एक्स्ट्रा इनकम के हैं, और जिन चीजों की किल्लत हो रही है उसका उपयोग सीमित कर दिया जाए, ये भी एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। तो चलिए अब खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मिताली निकोरे जुड़ रही है, अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मिताली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। क्या आपको लग रहा है सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट विकल्प देशवासियों के पास क्या है इस वक्त? तो जैसे आपने बताया, एक ये बहुत ही मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे पास ज्यादा विकल्प, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हमें भी देश के लिए आगे आना है, हमें भी इस संकट को पार करना है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि हम सबको अपनी जो खरीदारी है उन पदार्थों की जो बाहर से बाहर बनी है उसे जरूर जरूर कम करना है, स्वदेशी खरीदना है। ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है। और सिर्फ ये, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों पर नहीं है। आप जब मार्केट जाते हैं, आपको जरूरी ये समझ नहीं आएगा कि क्या है जो मेड इन चाइना है, क्या है जो मेड इन इंडिया है, क्या है जो मेड इन यूएसए है ना। आप जब तक लेबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सारे शॉपकीपर्स को, रिटेलर्स को, स्पेशली जिनके छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, कि आप अपनी सप्लाई चेन को रीअसेस करिए। आप देखिए कि कैसे आप, शायद आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़े और आपको अपने कस्टमर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने ये मेड इन इंडिया का एक पूरा सेक्शन बनाया है अपनी शॉप में, या फिर हमने एक ये मेड इन इंडिया का पूरा एरिया बनाया है अपनी शॉप में। और ऑनलाइन भी जो भी मेड इन इंडिया है वो एक ब्रांडिंग अडॉप्ट करें और उसमें बड़ा बड़ा लिखें कि ये एक स्वदेशी पदार्थ है, ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। जब मैं यूके में रहती थी तो यूके में जो सुपरमार्केट्स होती थी वहां पर एक सेपरेट आइल होती थी, एक सेपरेट एरिया होता था सुपरमार्केट का, जहां सिर्फ मेड इन यूके, प्राउडली ब्रिटिश ऐसे प्रोडक्ट्स हमें दिखाई देते थे। तो हमें ये बहुत आई थिंक आज की एक ये आवश्यकता है, एक ब्रांडिंग की हमें जरूरत है कि स्वदेशी पदार्थ, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हमें क्लियरली दिखें कि ये जो आइल है यहाँ पे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा सुझाव आपने दिया है। साथ ही मिताली जी, ये भी मैं समझना चाहूँगी और एक एक करके जो चीज़ें हैं वो दर्शकों तक पहुँचेंगी ताकि उनके भी जो कुछ डाउट्स हो सकते हैं वो क्लियर होंगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने 2 बार ये अपील की है और उनकी अपील का असर जो है वो अभी नहीं, आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहला जो उनका मोटिव था वो इन तमाम अपीलों से वो ये था कि देश का जो पैसा है वो देश में रहे, बाहर से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े, या बाहर पैसे जो देश से जा रहे हैं, जो विदेशी मुद्रा है वो ना जाए, ताकि देश के ऊपर भार ना पड़े, नहीं पड़ेगा, और साथ ही इन चीजों से आम जनता पर भी भार नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं तेल और गैस का जो संकट मिडिल ईस्ट की वजह से यहां देखने को मिला है। अगर उसका जो खपत है, यानी कि उसका जो यूज है, अगर वो कम कर देते हैं तो कैसे आम जनता पर से जो बोझ है वो हट सकेगा, और उसके अलावा ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या है जो आम जनता अपना सकती है रोजमर्रा की जिंदगी में? तो मुझे ये लगता है कि ऑफ कोर्स हमने ये देखा है कि एलपीजी का जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ने ज्यादातर लोगों पर पास ऑन नहीं किया है। ये सिर्फ एक कमर्शियल एलपीजी में कॉस्ट पास ऑन किया गया है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। एक ऑल्टरनेटिव, इनफैक्ट 2 या 3 ऑल्टरनेटिव एलपीजी के लिए ढूंढे गए हैं। सीएसआईआर पुणे में ये रिसर्च हुई है और ये गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे डाई मिथाइल ईथर के नाम का एक नया पदार्थ बनाया गया है और इससे एलपीजी के ऑल्टरनेटिव में लाया जा सकता है। तो अगेन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये लोगों के ऊपर है, डेफिनेटली यहाँ पर हमें इंडस्ट्रीज को एक डिमांड करनी होगी
और गवर्नमेंट से पूछना होगा कि क्या आप इस डाइमिथाइल ईथर को सब्सिडाइज कर सकते हैं, क्या आप हमें टेक्नोलॉजी में सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम इसे अपनी इंडस्ट्रीज में ला सकें और अपनी इंडस्ट्रीज को रीस्टार्ट कर सकें। तो ये मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा लाइफलाइन हो सकता है। दूसरा मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, सब लोगों ने यहाँ पर टिक किया है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इशू पूरे देश में जो हमने स्टडीज करी है एट निकोर एसोसिएट्स, हमने ये देखा है लो अवेलेबिलिटी ऑफ बसेस, यानी कि बहुत शहरों में मेट्रो में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन बस ट्रांसपोर्ट में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। और ये बहुत क्रिटिकल है हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो मेट्रो आपके घर के बाहर नहीं होती है, आपको किसी तरह से मेट्रो के पास पहुंचना भी है। तो उस फर्स्ट माइल को कवर करने के लिए बसेस की बहुत जरूरत है, और वैसे भी जो छोटे शहर हैं जहां पर मेट्रो नहीं आ सकती, वहां पर बसेस की बहुत जरूरत है। तो आज मैं सरकार को ये अपील करना चाहूंगी कि जो हमारा पीएम ई बस वाला प्रोग्राम है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स उसे बहुत सक्सेसफुली चला रही है, उसे और बढ़ाएं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें और इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आए, ताकि पूरे देश में हमारी इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट और बड़ी हो सके। और ये जो हम एक चेंज करेंगे आज कि हम कार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं, ये चेंज सिर्फ इस संकट की स्थिति में ना हो, पर ये चेंज एक परमानेंट चेंज हो, ताकि हमारे देश में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ एक परमानेंट तरीके से जाएं। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने मिताली जी, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो लोगों का ऐसा हो चुका है कि उन्हें वो छोड़कर इस ऑल्टरनेट ऑप्शन पर शिफ्ट होने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि यूज टू नहीं है। आजकल इतनी हार्ड एंड फास्ट लाइफ है कि कहीं अगर पहुंचना है, गाड़ी नहीं हो रही तो कैब का सहारा लोग ले लेते हैं, ऑटो से चले जाते हैं, लेकिन बस या और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन वो लोग कभी नहीं देखते हैं। इंक्लूडिंग अगर हम लोग अपनी भी बात करें तो हमें भी जल्दी सब कुछ जल्दी में चाहिए होता है, इतनी हार्ड एंड फास्ट लाइफ है। तो लगता है कि इस चीज़ में शिफ्ट होने में लोगों को खुद ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही सर्वे में हमने लोगों से ये भी पूछा था कि अगर आने वाले समय में उनकी तैयारी क्या है ऑल्टरनेट, और सबसे ज़्यादा डर उनको किस चीज़ का है, इस पर बात करते हैं। तो जो जॉब इनसिक्योरिटी है वो लोगों को आज के वक्त सबसे ज्यादा डरा रही है, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था वो यही निकल करके आया था कि जॉब इनसिक्योरिटी लोगों में है। ये इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है और कैसे लोग इसे समझें और सही तरीके से ऑप्शंस को चूज करें आने वाले समय में? ये तो आपने मतलब मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि आई थिंक जॉब इनसिक्योरिटी तो आज की डेट में सबके लिए है। मतलब मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे भी हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट कहाँ से आएगा, मेरा नेक्स्ट काम कहाँ से आएगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपस्किल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आज की इकोनॉमी ऐसी है कि अगर आपको एक जगह से जॉब जाती भी है तो दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी। लेकिन हमें अपनी स्किल्स को हमेशा कॉन्स्टेंटली अपस्किल करना होगा। और डेफिनेटली हर इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूं। महिलाओं के ऊपर ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, घर का काम, बाहर का काम, अब अगर वर्क फ्रॉम होम फिर से स्टार्ट हो गया तो महिलाओं के ऊपर ही वो स्ट्रेस फिर से आएगा। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सब लोग ही उसी पेस पर अपने आप को अपस्किल कॉन्स्टेंटली करते रहें। लेकिन इसके अलावा अगर हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट आज की डेट में हो गई है कि आप अपना काम तो करें ही, लेकिन उसके ऊपर आप ये भी सीखें कि नया एआई में क्या इनोवेशन आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, किस चीज में ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, कहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि वही अगला सेक्टर होगा जहां जॉब क्रिएशन होगी। तो डेफिनेटली मेरा एडवाइस सबको यही रहेगा कि आप जितना भी समय निकाल सकें अपनी लर्निंग और स्किलिंग के लिए जरूर निकालें।
बिल्कुल। और साथ ही मिताली जी, एक बड़ा सवाल लोगों के ज़हन में ये रहता है कि भले ही देश में ये संकट है, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, तेल गैस की किल्लत है, फर्टिलाइज़र की और तमाम अन्य चीज़ों की भी किल्लत है, लेकिन आम आदमी अपना टैक्स दे रहा है। और जब कोई आम आदमी टैक्स देता है, यानी कि जब भी आम आदमी अपनी तरफ से कुछ दे रहा है, भले ही वो अपनी सर्विसेज हो या फिर सबसे ज़्यादा बात होती है मॉनिटरी टर्म्स की, तो अगर वो टैक्स दे रहा है तो वो तमाम चीज़ें एक्सपेक्ट भी करता है। तो लोगों का ये कहना है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें राहत दे दी जाए। और साथ ही अभी तक कोई विकल्प के तौर पर लोगों ने कुछ सोचा नहीं है कि अगर आगे जाके सिचुएशन और खराब होती तो उन्हें क्या करना हम्म। चाहिए। हम्म। तो एक चीज तो मैं जरूर कहूंगी कि टैक्स में तो हमने देखा ही है, 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर रिलीफ दिया था। हमारे देश में 12 लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं है। और इससे एक्चुअली सिर्फ लोगों को ही नहीं, एमएसएमई सेक्टर को और स्टार्टअप्स को भी बहुत फायदा हुआ। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप एक एमएसएमई है, आप स्टार्टअप है, तो ऑलरेडी जो अगर आप 6 लाख दे रहे थे तो आपके एम्प्लॉय को शायद सिर्फ 4 या 4.5 इन हैंड मिल रहा था। आज उनको पूरा 6 का 6 इन हैंड मिलता है। तो हम भी एक तरह से एज एम्प्लॉयर्स, हमारे लिए भी इजी हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब आप हम आपको इतना अमाउंट दे रहे हैं, तो लेकिन ये पूरा ही आपके पास आ रहा है। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए भी ये बहुत बड़ी मूव थी। आज की डेट में जब हम फिजिकल डेफिसिट के ऊपर प्रेशर देखते हैं और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल पूरी तरह से ऑलमोस्ट हटा ही दी है, 90% हट गई है। रोज का खर्च जो सरकार उठा रही है, पेट्रोल प्राइसेस के इंक्रीज का 1400 करोड़ पर डे, जब सरकार भी ये खर्चा उठा रही है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है टैक्स रिलीफ का। और हमें अपने कंट्री के फाइनेंसेस को, फिजिकल डेफिसिट को बैलेंस करके चलना है। ऑलरेडी हम 4% पे थे कोविड की वजह से, और इस वॉर की वजह से हम 5% पर भी पहुंच सकते हैं अगर क्विक रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो इसलिए मैं ये तो नहीं रेकमेंड करूंगी एज एन इकोनॉमिस्ट कभी भी कि आप टैक्स रिलीफ दीजिए। लेकिन हाँ, इतना जरूरी है कि कोविड के टाइम की तरह ही जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारे देश के, जो बहुत ही मतलब सर्वाइवल की कगार पर आए हुए हैं, और एमएसएमई और स्टार्टअप, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, इनको सपोर्ट करने की इमीडिएट आवश्यकता आने वाली है। मेरे हिसाब से अगर मई एंड तक ये वॉर का कोई समाधान नहीं होता है, तो अगले क्वार्टर में, जुलाई के क्वार्टर में, गवर्नमेंट को एक रिलीफ पैकेज लाना ही पड़ेगा। और उस रिलीफ पैकेज में जो सबसे पुअरेस्ट हैं उनको कैश सपोर्ट, और जो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, और शायद टेक्निकल असिस्टेंस भी गवर्नमेंट को देनी पड़े, क्योंकि उनका सर्वाइवल बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूरे बिल्कुल साल में उन्हें जरूर सर्वाइव करना है। बिल्कुल। और इस स्केल के साथ साथ आपको क्या लगता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की अगर बात करें, तो अगर ये सिचुएशन ऐसे ही कांस्टेंट बनी रहती है, तो क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में इन क्लास के लोगों पर क्या पड़ सकता है, और इनके पास में क्या ऑल्टरनेट है कि ये पैरेलली चीज़ों को कंटिन्यू करें और ज़्यादा लाइफस्टाइल में बहुत ड्रास्टिक चेंज ना आए और मैनेजेबल चीज़ें हो सकें। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सब कर सकते हैं इस टाइम में, इज अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग करें। बिकॉज आपके जो अभी तक के सेविंग्स हैं, आपके जो अभी तक के आपके पास जो भी सेविंग्स हैं, उसे आप एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में जरूर डालें। और मैं ऑफकोर्स इंस्ट्रूमेंट की कोई एडवाइस नहीं देना चाहती हूँ, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन जो बेसिक कॉमन सेंस है वो आज यही कहती है कि हमें जो भी हमारा कॉर्पस आज तक बना हुआ है, उसे सेफगार्ड करके रखना है। जितने भी हम सेफ एसेट्स में डाल सके उतना अच्छा होगा, क्योंकि आगे जाने वाले टाइम में वही हमारे काम है। और साथ ही अब आम आदमी है, गवर्नमेंट को अगर चुन करके भेजता है तो जाहिर सी बात है मिताली जी कि वो उम्मीदें भी सरकार से सबसे ज़्यादा लगाते हैं। अगर गवर्नमेंट के एंड की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट के एंड से सबसे पहले क्या करना चाहिए? हालांकि प्रधानमंत्री ने ये अपील तो की है, लेकिन ज़रूरी है कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर के आना जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो और आर्थिक जो दबाव है वो इन क्लास के लोगों के ऊपर ना पड़े। मैं यही कहूंगी गवर्नमेंट के स्कीम्स के लिए कि 3 तरह के स्कीम्स बहुत क्रिटिकल हैं।
नंबर वन, हमें रिक्वायरमेंट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बहुत क्रिटिकल है, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो हाइड्रोजन पावर हो, हाई स्पीड रेलवेज हो, अपने रेलवेज का रिफॉर्म हो। हाँ, मतलब हमें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी कड़ी है जहां पे हमारी एनर्जी इनसिक्योरिटी को, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बना सकती है। हमें जो हमारी ऑयल डिपेंडेंस है वो कम करनी है, और वो तभी हो सकती है जब हम सोलर और विंड की अडॉप्शन को और ज्यादा करें। नंबर टू, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट इन हमारे सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे आपने कहा, ये बहुत मुश्किल है कि कोई आज बस ले, मतलब हम सोचे भी कि आप कैसे लेंगे बस, जब आपको बस का टाइमिंग भी नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि वो अपने रूट पर आएगी या नहीं आएगी, कितने बजे आएगी, कब आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहां मैं बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करूंगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ओवरऑल मेट्रो में आप करिए, बट बसेस और जो हमारे कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, यानी कि जैसे ऑटोज हो गए या फिर रिक्शाज हो गई, इनको भी फंडिंग मिलनी चाहिए, ताकि ऑटो और रिक्शा वालों को भी एक रिलीफ मिले और वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो एक बड़ी लाइफलाइन है हमारी सिटीज को चलते हुए रखने के लिए। तीसरा है, जो मैंने पहले कहा कि हमारे जो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए वर्किंग कैपिटल का एक बफर, एक कुशन बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कैंसिलेशन हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स उतना ना ग्रो करें जितना वो सोच रहे थे। इसीलिए उनको मतलब शायद 1 साल तक उतना मार्केट सक्सेस ना मिले, तो 1 साल तक का फाइनेंशियल सपोर्ट जब तक ये वॉर चल रही है उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। तो ये 3 ग्रुप्स मेरे हिसाब से, और जो ऑफ कोर्स जो सबसे हमारी सोसाइटी के लो इनकम कम्युनिटीज हैं उनको तो, और महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उन सबको सपोर्ट करने की, सारे जो हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करने की, कैश सपोर्ट के थ्रू, या फिर जैसे हम ऑलरेडी अभी भी अनाज दे ही रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील की थी मिताली जी कि सोने को ना खरीदें 1 साल तक और ना ही सोने को बेचें, साथ ही जो घर में हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं खाने में, उसका जो यूज़ है, उसका जो कंजम्पशन है वो भी कम कर दें। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो जो इनका मैन्युफैक्चरिंग जो लोग करते हैं, जो ऐसे मिल्स में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उन लोगों का ये कहना था कि पीएम ने ये अपील तो की है, इस पर अमल भी किया जा सकता है, इसका इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, उनके लिए अभी तक कुछ ऑल्टरनेट नहीं आया है। और इसीलिए एक वाइड इम्पैक्ट जो है वो ऐसे इंडस्ट्री के लोगों पर ज्यादा देखने को मिलेगा कि कहने को तो उनके पास में रोजगार भी है और कहने को नहीं भी है। एक्चुअली ज्वेलरी सेक्टर वर्कर्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा जब गोल्ड की खरीदारी कम हो जाएगी। लेकिन मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जब ये कैलकुलेशंस किए गए होंगे, तो उन्होंने इसी आंकड़े के बारे में सोचा होगा कि $70 बिलियन का इंडियंस खरीदारी करते हैं गोल्ड का, और वो सारा ही गोल्ड इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हम कोई डोमेस्टिकली गोल्ड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई गोल्ड माइंस नहीं है। तो इस सिचुएशन में जब हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में हैं, तो हम फिर उस फिजिकल गोल्ड को नहीं खरीद सकते उन मात्राओं में। तो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखने वाली है कि गवर्नमेंट ने गोल्ड के परचेज और सेल को बैन नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक अपील करी है कि अगर आपको इस पदार्थ की जरूरत नहीं है, तो शायद एक अच्छा आइडिया होगा अगर आप अपना जो परचेज का डिसीजन है वो 1 साल तक टाल दें। अगले साल आप ले लीजिए, जब वॉर खत्म हो जाएगी और ये सप्लाई का कंस्ट्रेंट खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक वॉर टाइम मेजर है मेरे हिसाब से, और पीस टाइम में ये एप्लीकेबल नहीं।
बिल्कुल। और जैसा कि इंडिया का ट्रेडिशन है, लोग सोने को खरीदे बिना नहीं मानते हैं। सर्वे हम लोगों ने करवाया था, ग्राउंड रिपोर्ट देखी थी, तो लोग अभी भी ज्वेलरी स्टोर्स पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब शादियों का सीजन आने वाला है और वो एक तरीके से इसे जमा पूंजी के तौर पर देखते हैं। तो वो पहुंच भी रहे। उनका कहना था कि अब क्या मतलब क्या किया जा सकता है, ये तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब शादी के टाइम पर तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वही आप सोचिए कि पहले अगर आप 4 पीसेस ले रहे थे या 3 पीसेस ले रहे थे, तो क्या आप इस बार 1 पीस को लेकर उस टाइम की खरीदारी 1 पीस का ले लीजिए, और फिर 1 साल बाद जब आपकी एनिवर्सरी होगी, फिर तब ले लीजिए। और फिर तो मैं तो सारी महिलाओं को यही कहूँगी कि आप अपने जो पिता हैं, उनका थोड़ा पैसा बचा लीजिए, और हम्म। फिर 1 साल बाद अपने पति का थोड़ा पैसा खर्चवा लीजिए। जी, चलिए ठीक है मिताली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों पर ये बात रखने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।